हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला जो चैप्टर हमने पिक किया है वो है मनी एंड बैंकिंग, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, जरा रीड करेंगे। द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। कौन से ऐसे ट्रेड को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं? बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, गुड सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं, आई होप आपका भी जो आंसर आप मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। दैट इज ए, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर ही हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, जरा रीड करेंगे। Which of the following solves the problem of double coincidence of fonts? I repeat, which of the following solves the problem of double coincidence of bonds? A. Goods, B. Banks, C. Money या D. All of the above। तो बताइए बच्चों, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस को सॉल्व करता है? ए गुड, बी बैंक, सी मनी या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही आंसर आते हैं मेरे पास सी फॉर क्यूटी, मतलब सी फॉर मनी। तो जो ऑप्शन है बच्चों सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब जरा बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं बच्चों, एकदम सही आंसर आ रहे हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मनी ये सारे फंक्शन ही करता है। बदलने में मदद करता है, एक्सचेंज करने में मदद करता है, इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और इससे हम चीजों की वैल्यू को मेजर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे रीड करेंगे? व्हाट इज द थिंग which is generally accepted as by everyone as a medium of exchange? ऐसी कौन सी चीज है जिसको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बच्चों ये वाला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना, इसको गलत मत करना। ऑप्शन नंबर ए मनी, ऑप्शन नंबर बी गुड्स, ऑप्शन नंबर सी सर्विसेज या फिर डी कुछ भी नहीं। और मेरे पास आंसर आ रहे हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। और बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास ऑप्शन नंबर ए मनी, बिल्कुल सही आंसर। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहला मेरे को कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके ये बता देना क्या मेरी स्पीड तेज है या स्लो है, ठीक है? क्योंकि आने वाली वीडियोस में मेरी यही स्पीड रहेगी, आप जो मेरे को बताओगे। अगर तेज है तो बता देना, मैं स्लो कर लूंगा। और आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो ये बता देना, हम थोड़ी तेज कर देंगे। ओके। अच्छा एक बात और, चलो बीच में बोल रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के संग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना बढ़िया कंपटीशन होगा उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? और कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिटर्स भी होने चाहिए, और कॉम्पिटिटर्स कौन बनेंगे? आपके दोस्त, ठीक है? तो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई इज विच कॉन्सेप्ट? स्टॉक, फ्लो, मॉनेटरी या फिर नन ऑफ द अबव। मनी सप्लाई को कौन सा कॉन्सेप्ट माना जाता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट माना जाता है, फ्लो कॉन्सेप्ट माना जाता है, मॉनेटरी कॉन्सेप्ट माना जाता है या फिर नन ऑफ द अबव। तो मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे टाइप करके भेजिए। तो जो मेरे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया, ए फॉर एप्पल, मतलब ए फॉर स्टॉक। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ए फॉर स्टॉक। स्टॉक का मतलब बच्चों क्या होता है? जो भी चीज को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब कैलकुलेट कर लेते हैं उसे हम स्टॉक बोलते हैं, और जिस चीज को हम पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक का, फ्लो का, वो आपको नेशनल इनकम की यूनिट में मिलेगा, मतलब आपको टर्म 2 के अंदर पढ़ने को मिलेगा, बट इसका क्वेश्चन यहां भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Which function removes the problem of double coincidence of bonds? Which function removes the problem of double coincidence of bonds? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? A measure of value,
बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर डी नन ऑफ द अबव। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बच्चों देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? मेरे को जो चीज चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास जो चीज हो वो मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा बार्टर सिस्टम में बहुत नहीं हो पाता था, तभी तो ये एक डिसएडवांटेज थी उसकी। तो इसको किसने सॉल्व किया? मनी ने सॉल्व किया। और मनी क्या बन गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुझे क्या चाहिए? पैसा, तो मैं आपसे पैसे लूंगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? आपको मुझसे क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, तो आप मुझसे पढ़ोगे। क्लियर? ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम मनी को स्टोर करके इजिली रख सकते हैं। यहां तक क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which function consider the value of money in 1 unit? फिर से रिपीट करते हैं। Which function consider the value of money in 1 unit? A medium of exchange, B measure of value, C store of value, या फिर D standard for deferred payment। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे पास जो इसका आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया है, दैट इज बी मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी यूनिट को, किसी भी प्रोडक्ट की एक यूनिट को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं आपको अभी ये सोच रहे होंगे कि सर आंसर देने का टाइम नहीं लगा रहे, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको दूं, आप वीडियो को पॉज तुरंत कर दीजिए, अपना आंसर सोच लीजिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप सही सोच रहे थे कि आप गलत सोच रहे थे। क्योंकि YouTube पे वीडियो में लेंथी नहीं बनाना चाहता, शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस कराना चाहता हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूंगा, लेकिन आपकी नॉलेज को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट? A medium of exchange, B measure of value, C store of value, या फिर D standard of deferred payment। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास आंसर आना चालू हो गए हैं। आप करो वीडियो को पॉज और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। और बिल्कुल सही आंसर आया ऑप्शन नंबर डी फॉर डमरू। ठीक है, शिव जी का डमरू। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब ही यही है। डेफर्ड का मतलब होता है बाद में, तो बाद में पेमेंट करने के लिए हम मनी को यूज कर सकते हैं। जैसे आप नहीं बोलते सर फीस थोड़ा लेट, तो वही बच्चों यही वाला हिसाब इसके अंदर आ जाएगा। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई? इनमें से कौन सा मनी सप्लाई का मेजर नहीं है? M1, M0, M2 या फिर M4? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे पास आंसर आना चालू हो चुके हैं। आप भी करें वीडियो को पॉज और बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, M0। M0 नाम का कोई भी मेजर नहीं होता। कितना होता है? 4 होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। आई होप आपको ये आंसर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप सबका सही होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रीड करेंगे? Which of the following is the most liquid form of money supply? I repeat, which of the following is the most liquid form of money supply? मतलब क्या? इनमें से कौन से मनी सप्लाई के मेजर में मोस्ट लिक्विड है, मतलब तुरंत या तो कैश में है या फिर जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए M1, ऑप्शन नंबर बी M2, ऑप्शन नंबर 3 M3 और ऑप्शन नंबर 4 M4। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे तो कमेंट में आंसर आ गए हैं, आप भी फटाफट से आंसर कर दो। बहुत सही बच्चों, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए M1। M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर? ओके बच्चों, एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पढ़ लेना कि इसका फॉर्मूला क्या है, मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जरा रीड करेंगे। Which of the following is the least liquid form of money supply? Least liquid मतलब क्या कि कैश में कन्वर्ट होने में काफी टाइम लग सकता है। M1, M2, M3, M4।
अब तो क्लियर हो, इसका आंसर M1 तो नहीं है क्योंकि ऊपर वाले में हमने बोला था मोस्ट लिक्विड, तो ये तो आंसर नहीं है। तो बताइए बच्चों वीडियो को पॉज करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, M2, M3 या फिर M4। और मेरे पास जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। कुछ ने तुक्का मारा है, कुछ ने दिमाग लगाया, लेकिन सबके तुक्के सही बैठे। अंधेरे में तीर चलाया लेकिन निशाने पे लगा। आंसर है डी, M4। अच्छा, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बात बता दूं, ये क्लास 12 के कोर्स का सिलेबस का पार्ट नहीं है। M3, M4 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर आपको आंसर नहीं आया तो चिंता मत करना, गलत अपने आपको दुखी फील होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है। M1, M2 कोर्स का पार्ट है, M3, M4 कोर्स का पार्ट नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 के जरा रीड करेंगे। M1 एंड M2 मेकअप्स, मेकअप वो वाला मेकअप नहीं, ये वाला मेकअप, ठीक है। M1 एंड M2 मेकअप्स नैरो मनी सप्लाई, ब्रॉड मनी सप्लाई, ब्रोकन मनी सप्लाई या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों M1 और M2 मिलकर क्या बनाते हैं, नैरो, ब्रॉड, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे पास आंसर आना चालू हो गए हैं। बिल्कुल सही आंसर आते आते मेरे पास आंसर गलत हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है नैरो मनी, ऑप्शन नंबर ए, नैरो मनी सप्लाई, ठीक है। M1 M2 मिलकर क्या बनाते हैं, नैरो मनी सप्लाई बनाते हैं, ठीक है। रट लेना, और कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे, रट लेना, ठीक है। अच्छा, नैरो क्यों होता है ये भी बताता हूं, क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है और ये बहुत ही कम मनी के अंदर काउंट करी जाती है। बाकी के मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताने वाले, फटाफट से बता दो। M3 और M4 मिलकर क्या बनाते हैं, नैरो मनी सप्लाई नहीं, वो तो M1 M2 बना लिया। आप मुझे बताइए ब्रॉड मनी सप्लाई बनाते हैं या फिर ब्रोकन मनी सप्लाई बनाते हैं, ठीक है, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। तो मेरा आंसर जो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर ब्रॉड मनी सप्लाई, ठीक है बच्चों। एग्जाम में ये 1 मार्क में क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, बट नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है। देखा बच्चों, अभी हमको 12-13 मिनट भी नहीं हुए मुश्किल से, और हमने 13 सवाल कर लिए। स्पीड देख रहे हो हमारी, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। तो 40 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन कर लेंगे, 90 मिनट का टाइम है, 40 मिनट में 40 क्वेश्चन और काम तमाम, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जरा रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, M1 कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए M1 में क्या क्या आता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों मेरे पास तो आ चुका है, अब आप भी बता दो जरा फटाफट से। और जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका फॉर्मूला ही यही है, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। यहां तक क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द मनी दैट इज लीगली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड। वो मनी जो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो लीगली एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लीगल टेंडर मनी, प्लास्टिक मनी, कॉमोडिटी मनी या फिर क्रेडिट मनी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं अभी अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए, लीगल टेंडर मनी। यहां तक क्लियर हो गया, नहीं हुआ चलो मैं आपको 8 नवंबर 2016 की एक लाइन याद दिलाता हूं। मित्रों, आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर स्टेटस या लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे। तो यह है इसका आंसर, क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द मनी इन विच कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू, कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसी मनी जिसमें मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू बराबर होती है उसको कौन सी मनी बोला जाता है, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे पास तो आंसर आ गए, आप भी जरा वीडियो को पॉज करो, फटाफट से बता दो।
तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, फुल बॉडीड मनी। अगर आपका यह आंसर गलत है तो बच्चों पढ़ने की आपको जरूरत है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब एक बच्चे के मन में सवाल आ रहा है, सर कितने सवाल है, कितने भी हो, ठीक है ना, वो है ना गब्बर में, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, आप बोलोगे अरे ओ सर कितने क्वेश्चन है। तो बच्चों जितने हो रहे उतने कर लो, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन करने तो पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, जरा बच्चों रीड करेंगे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू is much lower than its face value. I repeat, what is the other name of money whose intrinsic value is much lower than its face value? ऐसी कौन सी मनी है जिसके ऊपर तो बहुत ज्यादा लिखा होता है लेकिन उसकी खुद की कीमत, उस चीज की कीमत बहुत ही कम होती है? ए रिप्रेजेंटेटिव मनी, बी क्रेडिट मनी, सी फुल बॉडीड मनी, या फिर डी लीगल टेंडर मनी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट मनी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। क्रेडिट मनी कौन सी होती है? जिसकी मनी वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है और उसकी कॉमोडिटी वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये आपको चीज समझ में आ गई बच्चों? बहुत ही सही। ये कुछ डेफिनेशन है बच्चों जो कंफ्यूज करती हैं आप लोगों को, इन चीज का ध्यान रखना। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, फिड्यूशरी मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी क्या होता है। तो ये डेफिनेशन है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। फिड्यूशरी मनी, फिएट मनी, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी और हाई पावर्ड मनी, इसको आप लिख लेना, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अगर 18 आपने गलत कर दिया ना तो बच्चों मैं घर पर आके आपकी मार लगाऊंगा, घर पर आकर जूतों से मार लगाऊंगा, कमरे में अलमारी में घुसेड़ के मार लगाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, जरा रीड करेंगे। हु इज द मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया? आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है इंडिया की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जिसका ये आंसर गलत है या जिसका आंसर गलत होगा उसको हम तोड़ देंगे, घर पर आकर तोड़ देंगे। बस एड्रेस दे देना, घर पर आकर तोड़ेंगे, ठीक है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी अगर आपका ये आंसर गलत होगा तो। चलो अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या जरा रीड करेंगे। हु इश्यूज ₹2 एंड मोर डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स एंड कॉइन? कौन इशू करता है 2 रुपए का या फिर 2 से ज्यादा के जो डिनोमिनेशन है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, सॉरी 1000 नहीं है, 2000 रुपए, कौन इशू करता है? आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे पास। इसका आंसर है ए फॉर एप्पल, मतलब ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हु इश्यूज ₹1 डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स एंड कॉइन? 1 रुपए का नोट या 1 रुपए की करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए क्योंकि मेरे पास तो करेक्ट आंसर आ चुका है। आप भी करें वीडियो को पॉज और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। और मेरे पास जो आंसर आया था बिल्कुल सही आया, बता दूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई होप बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर क्या है? फैक्ट वाली बात है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। 1 रुपए का नोट फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। 2 रुपए से ऊपर की चीज कौन हैंडल करता है? आरबीआई हैंडल करता है, ठीक है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं आज के सुपर लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि बहुत 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 ही सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following is not a commercial bank? Which of the following is
नॉट अ कमर्शियल बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी आरबीआई या फिर डी सीबी? सीबी स्टैंड फॉर कैनरा बैंक। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास आ चुका है और आने लग गए हैं। आप भी वीडियो को पॉज करें और फटाफट से इसका आंसर लिख दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट अ कमर्शियल बैंक। ये चीज समझ में आ गई? ओके। अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बता देता हूं। इंडिया के अंदर एक कमर्शियल बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। आई रिपीट, इंडिया के अंदर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक एक कमर्शियल बैंक है, वैसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम से भी एक कमर्शियल बैंक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? ये बड़ा एक फन फैक्ट है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है? तो बच्चों ये था हमारा सेशन इकोनॉमिक्स के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारी 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अकाउंट्स की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज डेली बेसिस पे आपके पास आएंगे मंडे टू सैटरडे रात को 8 बजे। तो प्लीज इन वीडियोस को देखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कीजिएगा और आपको लगता है कि वीडियो में आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, आपकी मदद करी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है? टिल देन बच्चों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि कोरोना अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।